प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। ये सेशन बहुत ही ज्यादा जानदार होने वाला है। एडिशन बहुत ही ज्यादा शानदार है क्योंकि ये आर्यन कोड है और डिस्कस किया जा रहा है आप लोग का फुल डिस्कशन जो साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए चैनल बनाया गया है डीजे सर मैथ्स पर। तो देखिए डिस्कस आर्यन कोड के यदि आर्यन कोड को लेकर परेशान थे आप सभी लोग, तो देखिए आप सभी लोगों के समक्ष आर्यन कोड का पूरा फुल डिस्कशन होने वाला है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ड्यूरेशन देखिए यहाँ पर 2024-25 का ये पेपर है, लेटेस्ट है। और ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के वे विद्यार्थी जो कि परेशान है आर्यन कोड के लिए, तो वे सभी लोग लगे रहे हैं। और ये पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्यन कोड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपका हाफ ईयरली का देखिए यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा, बहुत ही जानदार सेशन है, समझ लीजिए आपका बोर्ड का ही पेपर है ये। बहुविकल्पी प्रश्न जोड़ेशन देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए डिस्टेंस मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर पार्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर तो यही होगा, लेकिन कैसे होगा हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए मूल प्रभाज जब निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होता है, मूल प्रभाज का मतलब होता है कि विलेय के मूल्यों की संख्या या विलायक के मूल्यों की संख्या। देखिए ग्लूकोज का निकाल रहा है, ग्लूकोज का मूल प्रभाव, तो हम लोग जान रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो आपका विलेय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तो विलेय का। जबकि जल जो है इसमें विलाय का काम कर रहा है। तो देखिए ग्लूकोज का मूल प्रभाव निकालना हम लोग को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो जल है उसका हम लोग कैपिटल एन अगर मूल प्रभाव मूल मूलों की संख्या, तो भार बटे अणुभार की बात होती है। तो पहले देखिए हम लोग को क्या करना है, ग्लूकोज का हम लोग को मोल अंश मोल निकालना है, उसके बाद हम लोग को जल का मोल निकालना है। ठीक है, तो पहला काम हम लोग यही करेंगे। यानी विलेय के मोलों की संख्या क्या मतलब क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो भार, विलेय का भार जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, विलेय का भार बटे भार किस में हो जाएगा, ग्राम में, और उसका अणुभार हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए हम यही काम करेंगे, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो। तो दोनों का पहला काम क्या किया जाएगा, विलेय तथा विलायक दोनों का जो है अणुभार पता करना है हम लोग को, और साथ ही साथ उसका भार तो दिया ही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये फार्मूला देखिए, विलेय निकालने के लिए हम लोग भार बटे अणुभार का प्रयोग करेंगे। 90 ग्राम जल है, तो 90 ग्राम जल है तो H2O का जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है ना, H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि जो अणुभार होता है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन 2, तो 16 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा अणुभार। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 18। उसके बाद ग्लूकोज का अगर देखा जाए फार्मूला, तो ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो C6 क्या होता है, C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर जब टोटल निकालेंगे रेजिस्टेंस का, तो ये आपका टोटल निकल के चला आएगा 180। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो यहाँ जब टोटलिंग आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्बन का 12 होता है, तो 12 गुणे 6, तो 12 छंग 72 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 छका 96 हो गया। 16 के 16 16 32 16 48 16 छक्के 64 16 85 16 छक्का 96 होगा। हाइड्रोजन का 12 एक कम 12 हो गया, जोड़ेंगे सबको तो 180 आएगा। तो इसका मतलब कि जो ग्लूकोज का भार है वो 180 हो गया, और H2O कितना हो गया, 18 हो गया। अब भार दिया ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेडिएशन जब हम लोग निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे जब हम लोग, तो कितना आएगा, विलेय के मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे तो विलियन का निकाला जाएगा। तो देखिए एक बार क्या है, 1.8 यानी 1.8 बटे में कितना हो जाएगा, 1.8 बटे में, देखिए इसका 1.8 है तो 1.8 बटे में 180 हो जाएगा। यानी इसके बटे में टोटल होगा हम लोग का 180। कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 180 हो गया, यानी भार बटे अणुभार हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, यहाँ तो आएगा 0.01, कितना आएगा 0.01, 0.01, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मोलों की संख्या आ गई किसके, ग्लूकोज की। ठीक, अब इसी प्रकार से देखिए आपको इसका निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90/18 हो जाएगा, क्योंकि भार बटे अणुभार होता है। तो अणुभार यहाँ पानी का कितना होता है, 18। जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो अब मिल गया, यानी यहाँ पर विलायक का मिल गया 5, और विलेय का कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हम लोग जब जिसका निकालना होता है, जैसे हम लोग को विलेय का निकालना, तो विलेय का मोल ऊपर हो जाएगा, बटे में नीचे विलियन, पूरे विलियन का मतलब विलायक और विलेय दोनों जुड़ेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊपर हो जाएगा हम लोग का 0.01 हो जाएगा, 0.01, 0.01 हो जाएगा। क्या होगा, 0.01 बटे में नीचे जब करेंगे डिस्टेंस तो दोनों को जुड़ेंगे, यानी इसका मतलब कि 5 को भी हम सम करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, 0.01 को भी हम जोड़ेंगे, जिसको 0.01 को भी जोड़ेंगे। ठीक, तो ये आ गया हम लोग का 5.01 आ गया। तो 0.01 में 5.01 का जब डिवीजन करेंगे डिस्टेंस, तो ये हम लोग का आएगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -3,
तो देखिए रेडियस यहाँ पर आ जाएगा 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो देखिए ये आप लोगों का निकल के चला आया सीधे। जब यहाँ डिवीजन करेंगे तो देखिए ये हम लोग का टोटल वैल्यू जो है एग्जैक्ट यही हम लोग का आंसर आया हुआ है। तो इसको जब हम रेडियस यहाँ पर देखिए जो है डिमांड के रूप में अगर हटाएंगे तो ये हम लोग का सोल्यूशन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोग रेडियस देखिए मूल प्रभाव जो होता है चाहे बहुविकल्पी हो गया चाहे अति लघु हो गया, किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछा जरूर जाएगा और बहुत ही सीधा होता है। देखिए मूल प्रभाव का मतलब होता है विलेय विलेय या विलायक के मूल्यों की संख्या का विलयन के कुल मूल्यों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, विलेय अथवा विलायक का मूल प्रभाव। विलेय का अगर निकाल रहे हैं तो विलेय का मूल ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल विलयन हो जाएगा। यदि विलायक का अगर आपको निकालना होगा तो विलायक ऊपर रहेगा और नीचे विलयन विलेय और विलायक दोनों रहेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इजी एडिशंस मूल प्रभाव पर देखिए बहुत ही चैप्टर बहुत जानदार है, इसमें इसी के बेस पर जो है बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं इसमें। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है। देखिए विलयन का अणुसंघ गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, यानी वो ठोस द्रव गैस में इस पर नहीं बल्कि उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि टोटल कितने कण उसके हैं, तो उसको हम लोग अणुसंघ गुणधर्म बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो है पराशर दाब। यहाँ पर पराशर दाब जो होगा विलीय अणुसंघ गुणधर्म है। इसके बाद हिमांक में उन्नमन, क्वथनांक में उन्नयन, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें बताई गई। उसमें पराशर दाब जो था सबसे हम लोग को पढ़ना था, तो यहाँ पर पराशर दाब दिया हुआ है। तो कभी कभी इसका उल्टा ही पूछता है कि 3 लोग को दिया रहता है उसमें जो नहीं रहता है, तो कभी कभी वहां पृष्ठ तनाव वाला भी आंसर देखने मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाक से। यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी। देखिए प्रिय विद्यार्थी हम लोग को यहाँ पर विलियन की मोलरता निकालनी है। तो विलियन की मोलरता को निकालने का मतलब देखिए हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो ये 0.044 m मोल आएगा। कैसे आएगा इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो विद्यार्थी जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है आप लोग का, यहाँ पर m इज इक्वल टू होता है, m इज इक्वल टू होता है विलेय का भार। क्या होता है विलेय का भार, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर विलेय का भार इनटू विलेय का भार इनटू 1000 हो जाता है। 1000 का मतलब क्या होता है, ये जो ml में दिया गया उसको हम लोग लीटर में चेंज करते हैं ना। पहले मोलरता होता है क्या है, तो कहा जाता है प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो 1 लीटर की बात कर रहा है इसलिए 1000 हो गया। और मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से निकालते हैं। तो देखिए ये देखिए मॉलिक्यूलर अणुभार हो गया यहाँ पर कैपिटल M इनटू, यहाँ पर देखिए अब क्या है यहाँ पर आयतन हो गया। आयतन जो हम लोग को वैल्यूम लेना है वो किस में लेना है, लीटर में लेना था। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों देखिए अब हम लोग का जो वैल्यू पूरा दिया गया है, देखिए भार दिया गया है, भार कितना ऊपर हो जाएगा आपका, ये तो 8 दिया गया, इसको 8 को रख लीजिए। ठीक है, इनटू 1000, इसको 1000 को भी रहने दीजिए। ठीक है, 1000 भी है यहाँ पर, रहने दीजिए इसको। ठीक है, 1000 भी रहने दीजिए। अब इसका देखिए अणुभार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सोडियम का होता है 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 23 में 16 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन है तो 40, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको निकालना जानिए दोस्तों, ये बहुत 9 में भी बताया गया आप लोगों को कि अणुभार कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 आपका। और यहाँ पर नीचे जो था 450 ml। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए ये सवाल आपका एकदम बलमुआ उड़न छू हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट किया आप तो देखिए इसको कैंसिल आउट करना है आप लोग को। तो पहला काम क्या करिए भैया, 2 शून्य से 2 शून्य को जो है काना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये इससे साथ गया 2 शून्य यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए होगा 4 काटेंगे हम लोग, 8 को तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब टोटल कितना बचा, ये बचा 20 बटे 45, 20 बटे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 45 हो गया। जब 20 बटे 45 हो गया डिस्टेंस तो सॉल्व करेंगे तो आप लोग का जो है कैंसिल आउट करेंगे तो यही जो आंसर होगा इस प्रश्न का आएगा आप लोगों का। ठीक है, यही प्रश्न जो है बहुत ही जानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मिलते हैं मोलरता और मोल प्रभाव पर सवाल हर बार आता है। ये समझ लीजिए चाहे आप प्री बोर्ड दे रहे हो, चाहे आप हाफ ईयरली दे रहे हो, चाहे आप एनुअल की एग्जाम बैठे, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है कि जब किसी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग भगोना ले लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, अगर हम लोग विलियन ले लिए और यहाँ पर किसी धातु की छड़ को ले लिया, यानी किसी की धातु की छड़ को उसी के लेवल विलियन में, जैसे हम लोग कह दिए कि यहाँ मैंने जिंक का, देखिए यहाँ पर मैंने जिंक का छड़ ले लिया, इसका छड़ ले लिया गया जिंक का, और मैंने यहाँ पर क्या है जिंक का ही जो विलियन भी ले लिया गया जिंक सल्फेट का। ठीक है, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लेवल विलियन में डालते हैं तो विलियन के सापेक्ष जो धातु का छड़ होता है वो धन आवेशित हो जाता है या तो ऋण आवेशित हो जाता है।
जब किसी धातु की छड़ को उसी के लेवल विलयन में डालते हैं तो विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ जो होती है वो धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। तो इस जो एक विभव उत्पन्न, उनके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और जो ये प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ठीक है, तो ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, धातु की प्रकृति पर, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर और तापमान पर। तो देखिए दोस्तों, धातु की प्रकृति यहाँ पर दिया गया, तो ये आपका सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु जो HCl अम्ल में H2 स्थापित नहीं कर सकता है वो क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कापर जो होगा आपका राइट हो जाएगा। कापर कम क्रियाशील होता है, क्रियाशील धातु है, इसलिए यह अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, कापर क्या है वो जो है वो कम क्रियाशील होने की वजह से ऐसा विस्थापन नहीं कर पाता हाइड्रोजन को। ठीक है ना। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ जो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, जो बहुत ही क्या होते हैं, जैसे प्रबल होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। जैसे कहा गया कि NaCl हो गया, तुरंत वो क्या होता है, जब भी उसको विलयन मिलेगा तुरंत Na+Cl- में डिजॉल्व हो जाएगा, तुरंत। प्रबल विद्युत अपघट्य यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर तुरंत अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर। जल के विद्युत अपघट्य में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर विद्युत अपघट्य की बात पूछ रहा है, तो विद्युत अपघट्य में 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 का होता है। वैसे जो होता है 1:8 का होता है। ऐसे सामान्यतः अगर देखा जाए जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। लेकिन विद्युत अपघट्य में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग आगे, डिस्कशन शेयर करते चलिए इसे, तभी मजा आएगा। देखिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यूरिया हो गया, NH2CO इसका फार्मूला होता है टोटल NH2NH2CO ये फार्मूला आपका होता है किसका, यूरिया का फार्मूला होता है। देखिए यूरिया का फार्मूला जो होता है डिस्टेंस वो अपने आयनों में ये नहीं टूटता है। तो भाई विद्युत अपघट्य का मतलब क्या कहा गया कि जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। तो जब नहीं टूटते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि आर्नियस के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया। क्यों, क्योंकि अपने आयनों में ये नहीं टूटे। तो यहाँ पर जो यूरिया हो गया वो आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, NH2CO NH2। तो ये कि यूरिया जो होगा राइट हो जाएगा। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, तनुता बढ़ाने पर डिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है, बी ऑप्शन देखिए करेक्ट होगा, ब वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह होता है डिस्टेंस के विलयन को तनु करने पर क्या होता है, आयनों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ती जितना उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है डिस्टेंस, इससे विलयन के प्रति मिलीलीटर में क्या होता है, आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, विशिष्ट चालकता भी घटने लगता है। ठीक है, यानी विलयन की तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने से विलयन के प्रति इकाई आयतन में जो होता है आयनों की संख्या वो घटता जाता है। तो जब आयनों की संख्या घटेगा तो जाहिर सी बात है कि आयन ही जिम्मेदार है चालकता के लिए, तो इसलिए विशिष्ट चालकता भी क्या होगी, निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। ठीक है डिस्टेंस, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है A+B, आगे जा रहा है C के लिए वेग दर क्या होगा। दर देखिए लिखा गया K=A। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक भी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। मतलब वो अभिक्रिया जो होती है वो जो होती है उत्प्रेरक की वजह से होती है, ताप की वजह से होती है, दाब की वजह से होती है। तो इन दो बाहरी हस्तक्षेप होते हैं, वो उनकी वजह से वो अभिक्रिया होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक का कोई भी अणु जो होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो वेग दर क्या हो जाएगा, देखिए दर इज इक्वल टू यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, दर इज इक्वल टू K A⁴ B⁴ ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जब एक अणु भाग लेगा देखिए कोई, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन आपका सही रहता है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा बिल्कुल। तो आ वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम राइट होगा, कंफर्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाक से देख लीजिए, ये भी एकदम इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आभासिक एका अणुक है। तो आभासिक एका अणुक का डेफिनेशन एग्जांपल दिखाना है, बताना है। तो देखिए CH3COCH3COOCH3H2O CH3COOS तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस विकल्प नंबर जो ब होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसे हम लोग कहते हैं आभासी एका अणुक अभिक्रिया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। डिस्टेंस बताइए कौन सी अभिक्रिया जो इसमें से है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना, एक सवाल आप लोग को दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी प्रश्न है ये। शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक भी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो अ व स द में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 13वें प्रश्न की, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है डिस्टेंस वो समान होती है। ठीक है ना, वेग और किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो समान होता है। ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक का केवल एक अणु जो होता है वो जिम्मेदार होता है अभिक्रिया को कराने के लिए। ठीक है ना, संक्रमण तत्वों में 3D श्रेणी का तत्व कौन है, संक्रमण तत्वों में 3D श्रेणी का तत्व कौन है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 3D श्रेणी में तत्व जो आते हैं वो आता है स्कैंडियम आपका आता है, टाइटेनियम आता है, वैनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकिल आता है और जिंक आता है। ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से जो तत्व है वो संक्रमण तत्वों के 3D श्रेणी में ये लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका राइट आंसर होगा उसे आप क्लिक कर लीजिए। निम्न में से अनुचुंबकीय आयन कौन है, निम्न में से अनुचुंबकीय आयन कौन है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आयन इनमें से कौन है। मैग्नीशियम हो गया आपका, मैलिब्डियम हो गया, लिथियम हो गया, टेंटलम हो गया, निकिल हो गया। तो निकिल देखिए Na2+ हो गया, जो Na2+ जो हो गया वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, Na2+ होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए तो सबसे अधिक चुंबकीय गुण वाला तत्व कौन है, सबसे अधिक चुंबकीय गुण वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम जो हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अधिक चुंबकीय गुण वाला तत्व, तो यहाँ पर मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो देखिए मैग्नीज जो होता है क्योंकि इसमें जो होता है अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है मैग्नीज में, तो इसलिए यहाँ पर जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है यहाँ पर मैग्नीज में, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर जैसे डी ब्लॉक में टोटल कितने क्लास होते हैं आपके, 5 क्लास होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, देखिए ये युग्मित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। देखिए डी जो संक्रमण तत्व वाले होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो चुंबकीय गुण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि देखिए युग्मित इसमें जोड़े के इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, और क्योंकि इनका जो बाहरी कक्षक वो भी पूरा का पूरा, जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे तो ये युग्मित होना चाहते हैं, तो युग्मित होने के लिए किसी को अट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर देखिए चुंबकीय गुण देखने को मिलता है हमको। निम्न में से लैंथेनाइट तत्व कौन सा है, लेंथेनाइट तत्व में अगर बात करें नोटेशन देखिए यहाँ पर जो है लैंथेनाइट तत्व, तो लैंथेनम से शुरू होता है ये ना, लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपका लैंथेनाइट में सीरियम राइट हो जाएगा आपका आंसर, तो ना सीरियम जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए प्रोजोडियम हो गया आपका, निवोडियम हो गया, प्रोमेथियम हो गया। देखिए यहाँ पर जो आपका सीई है सीरियम, ये आपका राइट हो जाएगा। संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, देखिए जिंक जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये जिंक जो है बहुत ही जबरदस्त, ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, देखिए दोस्तों सोडियम प्लस जो है वो उपसंयोजक यौगिक को नहीं बनाता है। ठीक है ना, ये जो होता है वो उपसंयोजक यौगिक को नहीं बनाता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों ये उपसंयोजक यौगिक को बनाने वाले जो ज्यादातर है वो क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व वही बनाते हैं, लेकिन ये सोडियम जो होता है वो उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता। तो विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस। चलिए आगे बढ़ते, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। तो देखिए डिस्टेंस Al3+ जो होता है वो क्या होता है, धनायन जो होता है अमोनिया के साथ अमीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। अमोनिया क्या होता है डिस्टेंस, एक लुईस बेस है और यह धनायनों के साथ संकुल बनाता है, जबकि चीजें जो होती हैं वो Pb2+ जो होता है आयनों के साथ। ये तो यहाँ पर देखिए Al3+ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्य रूप से यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा। ठीक है ना, Al3+। विलयन की परिभाषा दीजिए, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो घुलता है उसे विलय कहते हैं, जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। जैसे हम लोग कहें कि रस बड़ा पानी और चीनी को मिलाएगा, तो पानी आपका विलायक हो गया और जो चीनी हो गया आपका विलय हो गया, दोनों को मिला दिया आपका रस बन गया। रस जो बना है उसको हम लोग कहते हैं विलयन कहते हैं, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन इंग्लिश में, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। पराश्रय दाब क्या होता है, देखिए डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर जो होता है डिस्टेंस एक बॉक्स बनाया हम लोग, यहाँ पर क्या होता है ऐसे अगर हम लोग देखा गया कि देखिए यहाँ पर एक हम लोग झिल्ली बना दिए हैं, इधर एक तरफ कम सांद्रता वाले कर दिए, इधर एक तरफ क्या कर दिए, इधर एक तरफ जो है अधिक सांद्रता वाले वो कर दिए, अधिक सांद्रता वाले। तो जो कम सांद्रता वाला विलयन जो होता है वो अधिक सांद्रता वाला विलयन जो होता है वो कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित होने लगता है, जिससे इनके बीच में क्या होता है एक दाब उत्पन्न होने लगता है। ठीक है ना डिस्टेंस, तो इसे हम लोग
परासरण कहते हैं, या परासरण एक जब इधर से इधर आने की प्रक्रिया जो होती है, रिसने की प्रक्रिया, जैसे हम लोग एक गांव में देखते हैं खेत में, जैसे यहाँ क्या है, एक प्लाट है, ये भी एक खेत है, ये भी एक खेत है, लेकिन अब इस बीच में पानी बहुत नकेनक भरा होगा, जिसमें पानी खाली होगा, तो जाहिर सी बात है पानी उसमें से रिसता है, जो दाढ़ बीच में बनाया जाता है उसमें से पानी क्या होता है, रिसता है। तो उसी को ही रिसने की प्रक्रिया को ही हम लोग परासरण कहते हैं। यानी विलेय के अणु का अर्धपारगम में झिल्ली से होकर गुजरना ही, यानी विलेय के अणु का अर्धपारगम में झिल्ली से होकर गुजरना ही परासरण कहलाता है, तथा इस पर जो दाब लगता है उसको हम लोग परासरण दाब बोलते हैं। और इसके लिए देखिए ड्यूरेशन 2 विलियन का होना जरूरी है, उसमें कम सांद्रता और अधिक सांद्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं ड्यूरेशन। यहाँ पर देखिए मोल क्या है, मोल को परिभाषित कीजिए, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार, किसी का भी मोल, धरती पे कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, किसी का भी अगर मोल निकालना होगा तो उसका भार पता कर लीजिए, उसका अणुभार पता कर लीजिए, तुरंत आप क्या करेंगे, मोल को प्राप्त कर लेंगे। यानी किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। यानी भार बटे क्या हो जाता है, भार बटे अणुभार हो जाएगा आपका, ठीक है, सीधा सीधा भार बटे अणुभार, ये हो जाएगा आपका मोल। चालकत्व को देखिए परिभाषित करना है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, चालक के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है, जो प्रतिरोध पैदा करता है, जो रुकावट पैदा करते हैं। चालक जब मार्ग में चलता है धारा में, तो चालक के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे ही हम लोग साइंस की भाषा में या विज्ञान की भाषा में उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, अवरोध कहते हैं, ठीक है ना। बी प्रोपोर्शनल टू क्या था, बी प्रोपोर्शनल टू आई था, यानी करंट आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, भी इक्वल टू आई आर, जिसे जॉर्ज साइमन ओम ने देखिए वहां पर क्रिएट किया हुआ था ना। अगर किसी भी, अगर कोई सिस्टम है, अगर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाए तो जीवन में कभी क्या होगा, वहां पर चालकत्व तो खत्म ही नहीं होगा, मतलब कभी जिंदगी में लाइट कटेगी ही नहीं। प्रबल विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं एडिसन, तो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जिसे जलीय विलयन में घोलने पर वो तुरंत अपने आयनों में क्या होते हैं, फटाक से टूट जाते हैं। जैसे कहा गया NaCl को लिया गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को, जैसे ही पानी में घोलेंगे फटाक से वो Na+Cl- में टूट जाएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को लिया गया, तुरंत K+Cl- में तुरंत टूटेगा, तो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या है, ठीक है ना एडिशंस। तो अभिक्रिया का वेग क्या है, तो अभिक्रिया के लिए देखिए, यानी एकांक समय में अभिकारक के अणु का उत्पाद के अणु में बदलना ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है ना। उससे प्रथम पुड़ी की अभिक्रिया, तो देखिए जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग, एक्टिनाइट तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान को निर्धारित कीजिए, ये है देखिए पॉइंट है। द्विक्लवण को उदाहरण, मतलब ऐसा द्विक्लवण का मतलब होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक लवणों की सहायता से जिसे हम लोग प्राप्त करते हैं, जिस लवण को, उसे हम लोग द्विक्लवण कहते हैं। द्विक्लवण का मतलब देखिए क्या हो गया, जैसे कहा गया कि K2SO4 Al2SO4 क्रैश इनटू 24H2O, जैसे हम लोग फिटकरी का फार्मूला उसमें द्विक्लवण को लेकर बनाया गया, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट को और एल्युमिनियम सल्फेट को। देखिए मूललता है आप लोगों का, मूललता की परिभाषा देना है, तो प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। मूललता का मतलब क्या होता है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, जबकि मूललता क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय, यानी जब विलायक के सापेक्ष विलेय को देखेंगे तो उसे मूललता बोलते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को हम लोग मूललता कहते हैं, यानी विलेय के मूलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता देखिए यहाँ पर, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, तो परासरण का जो कभी कभी क्या होता है, जैसे रिसने के बाद इधर जब आ जाता है तो इधर से उधर फिर जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जिसे कहा गया कि दोनों का क्या होता है, जब सेम हो जाएगा तो फिर इधर से एक समय ऐसा आएगा कि प्रतिलोम परासरण देखने को मिलता है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं उसको प्रतिलोम परासरण ना। यानी अधिक सांद्रता वाला विलयन कम सांद्रता वाले विलयन को प्रभावित होने लगता है, जिससे एक परासरण उत्पन्न होता है, जिससे और उसमें एक दाब पीरियड होता है, तो वहां पर परासरण दाब उसको बोलते हैं। लेकिन जब यह अभिक्रिया प्रक्रिया विपरीत होने लगती है तो उसको हम लोग प्रतिलोम परासरण कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब हो गया जब किसी ताप दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके में भी देखने को मिलता है। अशुद्ध अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्या होता है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है, देखिए H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, यानी पानी और हाइड्रो मतलब पानी के द्वारा गाड़ियों को चलाना, ईंधन एक ईंधन के रूप में जल का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डालते हैं तो विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, तथा इनके बीच में एक विभव पैदा हो जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किस किन परमाणु पर निर्भर करता है, देखिए इसका ताप, विलयन के ताप पर, मतलब वो जो होता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर वो निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। सब बहुत सारी चीजें उसके लिए जो है वो अफेक्ट करती हैं उसको।
आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन देखिए। अभिक्रिया आणविकता का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या यानी टोटल जो होता है अभिकारक के अणुओं की संख्या ही टोटल आणविकता कहलाता है। जबकि कोटि जो होता है डिस्टेंस जो अभिक्रिया में पार्टिकुलर भाग लेते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, पूर्णांश होता है, ये दशमलव में होता है या भिन्नात्मक भी हो सकता है, यह पूर्ण होता है। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए आणविकता और कोटि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके प्री बोर्ड में जो है या बोर्ड में इस पेपर का आना एकदम मतलब उस प्रश्नों का आना बहुत ही कन्फर्म है डिस्टेंस। और बहुत सारे इसमें ऐसे प्रश्न भी थे, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन किया। ये आर्यन कोड बहुत डेंजरस होता है। यहाँ से आपको जो है हाफ ईयरली के साथ साथ प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी देखने को प्रश्न जरूर मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को जैसा भी लगा हो ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, लेकिन इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा क्योंकि सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज्यादा जानदार था, बहुत ही ज्यादा शानदार थे। अपने क्लासमेट पर जो है शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको मिलती है तो उसको जो है जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए और ताकि दूर तक बच्चे जो है इससे प्रभावित हो सके, उसका लाभ उठा सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है अपनी एक अलग पहचान बना सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।